हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं और RSM SSB बोर्ड के लिए जो LDC का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसकी साइंस की क्लासेस को लेकर के आ रहा हूं, यानी विज्ञान विषय की क्लासेस को लेकर के आ रहा हूं। इसके सिलेबस के अंतर्गत जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री की 3 यूनिट दे रखी थी, जिसमें पहली और दूसरी यूनिट को अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल है। आप आसानी से देख सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट थी कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंदर हमने कार्बन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन को समझा और जितने भी यौगिक थे उनके IUPAC नामकरण को समझा, उसके नियमों को समझा कि IUPAC है क्या और इनका नामकरण कैसे होता है। इसके बाद में हमने बहुलक, जो इसका लास्ट टॉपिक है, उसको शुरू किया है और बहुलक के अंदर हम पढ़ रहे थे बहुलकों का वर्गीकरण, और बहुलकों का वर्गीकरण के आधारों पर टोटल 14 प्रकारों में बांटे गए हैं, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे हमने कल शुरू किया था प्राकृतिक रबर को, यानी नेचुरल जो रबर होता है उसके बारे में पढ़ना, और आज हम उसी नेचुरल नंबर की थोड़ी सी जानकारी लेकर के आगे की चीजों को पढ़ने वाले हैं, यानी संश्लेषित रबर के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर वो कैसे बनाया जाता है। ये तो हुआ कल का आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और आप पीछे की क्लासेस को देखेंगे तो ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और इस चैनल के कंटेंट के साथ में आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग के कंटेंट को, और आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट इस YouTube चैनल पर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। मेरे परिचय के बारे में बता दूं कि मैं प्रवीण सिंह, लैब असिस्टेंट, LDC, PTET, IIT JEE मेंस और SSC, MTS, RRB, ALP जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूँ। इन एग्जाम्स के लिए मैंने क्या पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा, यही सब रणनीति आपके साथ में डिस्कस करता हूं और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, आपको जो है विज्ञान के अंदर जो डर रहता है, गणित विषय में जो डर रहता है, उसे डर को आपका बिल्कुल ही मिटा दूंगा यदि आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े रहे और पढ़ते रहे तो। अब बात करते हैं सबसे पहले, जो कल हमने रबर के बारे में बात करी थी, जो प्राकृतिक रबर था उसकी बात अपन ने शुरू करी थी, उसी प्राकृतिक रबर के बारे में आगे हम कुछ चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक रबर जो है वो समपक्ष समाअवयवी होते हैं। समपक्ष का मतलब है सिस टाइप, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म समावयवी होते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें सिस और ट्रांस भी एक प्रकार है। हमें केवल समपक्ष समावयवी याद रह जाएगा अगर प्राकृतिक रबर के बारे में, तो भी खूब है, क्योंकि इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछ सकते, इतना भी ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ठीक है। अब जिसमें बहुलक अणुओं की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल वांडरवाल बल, देखिए, जो यौगिक होते हैं उनके अंदर सहसंयोजक बंध होते हैं और अलग अलग प्रकार के बल भी कार्य करते हैं। अंतराण्विक बल होता है और अंतराण्विक बल होता है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बल होता है, वैसे ही एक वांडरवाल बल भी होता है। और दुर्बल वांडरवाल बल जो है वो इस प्राकृतिक रबर के अंदर लगता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तथा कुंडलित या स्प्रिंग जैसी संरचनाएं ये बनाते हैं। इन संरचनाओं के कारण ही रबर जो है प्रत्यास्थ गुण को प्रदर्शित कर पाता है। तो रबर के अंदर जब दुर्बल वांडरवाल बल लगता है तो उस दुर्बल वांडरवाल फोर्स की वजह से क्या होता है, स्प्रिंग जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, और स्प्रिंग जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से ही रबर जो है उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण जो है वो प्रदर्शित होता है, और इन्हें फिर स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। ठीक, रबर के पेड़
गट्टा पार्चा, रबर का पेड़ है गट्टा पार्चा, उससे प्राप्त प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन इकाइयों का पूर्ण विपक्ष विन्यास होता है। तो हमारे पास जो हमारा प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर है, जो गट्टा पार्चा नामक पेड़ से हमें जो है प्राप्त होता है ये प्राकृतिक रबर, उसके अंदर आइसोप्रीन इकाइयां जो होती है ना, उन आइसोप्रीन इकाइयों का पूर्ण विपक्ष विन्यास होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, इतनी ज्यादा डिटेल में याद नहीं भी रहेगी तो चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नोट्स है ये आरएएस और आईएएस मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, जिसमें हर चीज हमने लिखी है, कुछ भी चीजों को इधर उधर नहीं किया है। और आप लोगों को भी इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप इस लेवल तक की थोड़ी सी सोच सकें, साइंस के बारे में आप अपना अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि हाँ इस लेवल तक की चीजें मुझे पड़ी हुई है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके मन में। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, नहीं याद हो उस चीज को छोड़ भी सकते हो, आपको ये पहले ही सहूलियत दे दी गई है मेरे द्वारा। अब ये देखिए, समपक्ष पॉलीआइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर, उसका ये रहा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो है आपने 2018 का एलडीसी का अगर पेपर देखा हो तो वो एक 2000 जो पहले के पेपर होते थे 2011 13, उस पेपर के कंपैरिजन में एकदम से हाई लेवल का पेपर था। तो अब 2018 में जब उस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठते हैं तो फिर ये सब क्वेश्चन बनना लाजमी है। इसलिए आप लोग भी जो है पहले से ही अगर अपने लेवल को बढ़ा करके रखेंगे तो आपको अचानक से कभी एग्जाम में झटका नहीं लगेगा, आप पहले ही प्रिपेयर होंगे। और साइंस का लेवल आप देख रहे हैं हर एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअसली, चाहे मैं एलडीसी की बात नहीं कर रहा, हर एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअसली अब जो है लेवल बढ़ते जा रहा है साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बहुत ज्यादा लेवल में पूछ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी उन्हें कई बार जो है एक बार सोचना पड़ता है कि यार इसका आंसर ये होगा या ये। तो जब इस लेवल तक की साइंस आ रही है तो हमें भी तो उस लेवल तक जाना होगा, क्योंकि हमें बनना है सरकारी दामाद, अरे हमें सरकारी नौकर अगर बनना है तो फिर भैया आपको जो है उस लेवल तक पहुंचना होगा। नहीं पहुंच सकते तो फिर पहले ही इस रेस से बाहर हो जाइए, क्यों अपना समय व्यर्थ करें, है ना। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्थिर बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथफुल बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए कि हाँ मैं साइंस सीख के रहूंगा और छोटी छोटी चीजें जो सर सिखा रहे हैं वो भी याद करते चलूंगा। तो फॉर्मूला याद करिएगा, CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर ये बार बार रिपीट हो रहा है, रट्टा मार लीजिए स्ट्रक्चर, एक बस रट्टा मार लीजिए, वो ये है कि बॉन्ड CH2 बॉन्ड बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, ये रट्टा मार लीजिए। इसी स्ट्रक्चर को आगे से आगे फिर बढ़ाते जाना है और कुछ भी नहीं करना। ये है प्राकृतिक रबर का एक मोनोमर कह सकते हैं, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड H और बॉन्ड CH3, फिर ये इधर CH2 से वापस CH2 जुड़ेगा और ये का ये स्ट्रक्चर आगे चलता रहेगा। इसके बाद में देखिए हमारे पास में आ जाता है कौन सा, तो विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन, जिसे गट्टा पार्चा कहते हैं, जो प्राकृतिक रबर है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या बताया कि विपक्ष विन्यास होता है। तो विपक्ष विन्यास का मतलब आपको डरना नहीं है, केवल और केवल क्या होगा, विपक्ष विन्यास के अंदर जहां पर ये H नीचे आ रहा था उस H को बस ऊपर भेज दो, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देखिएगा ये C डबल बॉन्ड C है और ये इधर आपका CH2, इधर आपका CH3 और ये इधर बॉन्ड, ये सब तो आता ही है जो इधर भी आया है। इधर ऊपर क्या था CH2, नीचे क्या था H, तो इसके अंदर उल्टा कर दो, ऊपर कर दो H और नीचे कर दो CH2, क्योंकि अब इसमें नीचे से बॉन्ड जुड़ेंगे। तो ये है आपका क्या, विपक्ष। जैसा कि मैंने बताया ये है ट्रांस, आपका विपक्ष है ये। ठीक है, विपक्ष विन्यास ये होता है और जो समपक्ष विन्यास है वो ये होता है। क्लियर, ये है समपक्ष विन्यास और ये है विपक्ष विन्यास। क्लियर, याद रखिएगा, इसको याद रख सके तो ठीक है, काम की चीजें, हो सकता है कभी लेवल पर आ जाए तो। अब देखिए नेक्स्ट है जो नेचुरल रबर होता है, प्राकृतिक रबर होता है,
उस प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए, प्रत्यास्थ बनाने के लिए मैंने आपसे बताया था कल ही कि इसके अंदर हम सल्फर को मिलाते हैं, और सल्फर को मिलाने की जो प्रक्रिया है इसे वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। और उसी वल्कनीकरण के बारे में आपसे आरएएस मेंस के अंदर पूछा गया था कि रबर का वल्कनीकरण क्या होता है, और वो देखिए पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है, तो ये आपको पूरी अच्छे से समझाई जाएगी। रबर का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि वल्कनीकरण जो है किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक रबर को क्या करने के लिए, उसके भौतिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए, प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर चार्ल्स गुडईयर, कौन है? चार्ल्स गुडईयर। आप जो देखो अपन होते तो क्या बोलते हैं, YEAR को ईयर कहते हैं, वर्ष, जबकि यहाँ पर है गुड ईयर, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं चार्ल्स गुड ईयर। यानी कि जो चार्ल्स गुड ईयर है वो एक साइंटिस्ट है। उन्होंने यूएसए में 1839 के अंदर, 1839 के अंदर रबर का वल्कनीकरण गंधक, यानी कि वही गंधक को इंग्लिश में कहते हैं सल्फर, सल्फर के द्वारा करवाया। और उसी समय पर लंदन में भी थॉमस हैनकॉक थे। कौन? थॉमस हैनकॉक। उन्होंने भी रबर का वल्कनीकरण किया और 1843 में फिर पेटेंट करवा दिया। पेटेंट करवाने का मतलब आप जानते होंगे कि किसी चीज पर एकाधिकार कर लेना का, ये चीज जो है हमने करी है, इसका डिस्कवरी हमने करा है, इसे हमने बनाया है, इस प्रकार का उसे कहते हैं पेटेंट। ये इंडस्ट्री के अंदर होता है, उद्योग धंधे वगैरह जो होते हैं ना, वहां किसी चीज का पेटेंट वगैरह लिया जाता है। या आप आजकल तो बहुत पढ़ते होंगे, जैसे जीआई टैग वगैरह होते हैं ना, उसी प्रकार से। अब वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर गंधक के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है। तो वल्कनीकरण के अंदर क्या होता है कि जो प्राकृतिक रबर है, उस प्राकृतिक रबर की जो डबल बॉन्ड युक्त संरचना है, ये देखिए डबल बॉन्ड युक्त संरचना, ये रही, ये रहे डबल बॉन्ड, ये देखिए, है ना। तो डबल बॉन्ड द्विबंध युक्त संरचनाएं जो है वो क्या हो जाती है, गंधक के साथ में, गंधक यानी सल्फर के साथ में क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ जाती है। और जैसे ही सल्फर क्रॉस बॉन्ड से इनके साथ जुड़ता है, तो जो हमारा रबर है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये इस प्रकार से जुड़ेगा, ये देख लीजिए, CH2 बॉन्ड C और फिर ये देखो सल्फर, कार्बन कार्बन जुड़ गया सल्फर से, इधर ये जुड़ गया सल्फर से, ठीक है। तो क्रॉस बॉन्ड से सल्फर से जुड़ता है, क्लियर। और इस प्रकार से फिर क्या हो जाता है, रबर एक कठोर बन जाता है, थोड़ा सा प्रत्यास्थ हो जाता है, और जो जल्दी टूटता नहीं है, स्प्रिंग टाइप के इसके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ये आगे जुड़ा रहेगा ऐसे, यहाँ सल्फर जुड़ता है यहाँ बीच बीच में, क्लियर। मतलब स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। ये आप चाहो तो इधर देख लो, एक नहीं दिख रहा हो तो ऐसे, ये कार्बन है ऊपर वाले का एक, और ये जो नीचे कार्बन, तो ये दोनों के बीच में सल्फर ऐसे जुड़ जाता है, CH बन जाता है, और कुछ भी नहीं। क्या बन जाता है? CH, ठीक है। ये आपका था प्राकृतिक रबर और प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण यानी वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर, क्लियर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना सब याद रहे या नहीं रहे, आपको सबसे पहले बस इतना याद रह जाना चाहिए कि वल्कनीकरण जो है उसके अंदर होता क्या है। तो रबर की प्रक्रिया या अभिक्रिया हम जो है सल्फर के साथ करवा देते हैं, और फिर वो जो सल्फर है वो रबर के अंदर, प्राकृतिक रबर के अंदर क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे रबर मजबूत होता है, क्लियर। याद रखिएगा, इतनी सी चीज, ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इतना डिटेल में तो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ये देखिए, अब बात करते हैं हम प्राकृतिक रबर के बाद में। जैसा कि हमने देखा था बहुलकों का प्रकार, प्राकृतिक और संश्लेषित, फिर अर्ध संश्लेषित, वैसे ही प्राकृतिक रबर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे संश्लेषित रबर की। किसकी बात करेंगे? संश्लेषित रबर के बारे में बात करते हैं, यानी सिंथेटिक रबर की बात करेंगे। अब ये सिंथेटिक रबर क्या होता है, तो देखिए
संश्लेषित रबर मानव निर्मित होते हैं। इनका निर्माण कौन करता है? मानव करता है। और प्राकृतिक रबर की तरह ही भौतिक गुण इसमें भी होते हैं। ये भी प्राकृतिक रबर की तरह ही होता है। भाई कोई भी चीज जो बनाई जाती है ना, वो किसी और को देखते हुए ही बनाई जाएगी। जैसे देखिए, सेब है, एप्पल है, सॉरी सेब एप्पल तो एक ही है। सेब है, आपका केला है, आपका तरबूज है, पपीता है, आप देखते होंगे, खरबूज है। ये चीजें है ना, पहले नेचुरली जो मिलती थी वो अलग टाइप की होती थी, है ना। लेकिन उसी टाइप की आजकल दवाइयों से भी क्रिएट की जा रही है, यानी इंजेक्शन वगैरह लगा करके या नए बीज बना करके जो है एक अलग प्रकार का फसल तैयार होता है। उससे अलग उसके जो है मतलब बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह अलग होगा, थोड़ा सा कलर अलग आ जाएगा। लेकिन नेचुरलिटी की अगर कंपैरिजन करोगे, उसका जो स्वाद लेने जाओगे या आप उसका जो है ये सोचने जाओगे कि बना किस, पेरेंट इसका कौन होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वो कोई ना कोई नेचुरल चीज थी। जैसे पपी आपने तरबूज देखे हो, तो तरबूज जो है आपके बाहर से पीले भी आते हैं आजकल, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर जो है सेब भी देखी होगी, तो अलग अलग आती है, बोले ये इतने की आएगी, ये इतनी आएगी। एक सेब आती है जो बड़ी बड़ी आती है और रुई जैसी होती है थोड़ी सी खाने पर, और एक आती है जो चाकू से काटने पर आपको मजबूती दे, थोड़ा लगता है कि हाँ ये सेब अलग थी, है ना। तो वो सब किससे हो रहा है? केमिकल से हो रहा है। तो ऐसे ही प्राकृतिक रबर जो है वो संश्लेषित रबर बनाते जब है, तो संश्लेषित रबर के गुण वगैरह प्राकृतिक रबर जैसे ही होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होता है, संश्लेषित होता है। इनमें भी कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, इसलिए संश्लेषित रबर का भी वल्कनीकरण किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि क्या केवल प्राकृतिक रबर का ही वल्कनीकरण होता है? नहीं, आप संश्लेषित रबर का भी वल्कनीकरण कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी डबल बॉन्ड है। और वल्कनीकरण हो क्या रहा है? डबल बॉन्ड टूट रहे हैं और सल्फर जुड़ रहा है, बस, ठीक है। अधिकांश संश्लेषित रबर जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइइन के व्युत्पन्न से बनाए जाते हैं। अधिकांश संश्लेषित बहुल जो रबर है, जो संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर्स हैं, वो किसके व्युत्पन्न से बनाए जाते हैं, यानी किसको यूज करके बनाए जा रहे हैं? तो अधिकांशों को बनाया जा रहा है 1,3-ब्यूटाडाइइन से। किससे? 1,3-ब्यूटाडाइइन के प्रयोग से बनाया जाता है, या उसके व्युत्पन्न से ही बनते हैं। याद रखना, 1,3-ब्यूटाडाइइन, ये चीज काम आ सकती है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर। जैसा कि कल आपको बताया था कि बुना एस और एन बुना, ये दो अलग अलग आएंगे, ब्यूना एस ब्यूना एन, है ना। तो ये आ गया लो आपका कौन? ब्यूना एस, यानी कि स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन, इसी को कहते हैं बुना एस। अब स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन जो है वो कब बनेगा? तो यह स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइइन एकलकों के सहबहुलीकरण से बनाया जाता है। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन जो है उसी का क्या होगा? तो स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइइन दोनों के सहबहुलीकरण से, कोपॉलीमराइजेशन से जो है हम सिंथेटिक रबर बुना एस को बनाएंगे। तो देख लीजिए फॉर्मूला ये रहा, ये आपका आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये रहा आपका क्या? आपका ब्यूटाडाइइन, और ये रहा आपका स्टाइरिन। स्टाइरिन और ब्यूटाडाइइन बनके ये बन जाता है SBr, या फिर जिसे बुना एस कहते हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बुना एस जो है वो क्या है? बेसिकली एक सिंथेटिक रबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक। कैसे बनता है? स्टाइरिन और फिर 1,3-ब्यूटाडाइइन के सहबहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। फॉर्मूला याद रखना, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, बॉन्ड C6H5, और फिर ब्रैकेट बना के N लगा देना, ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? बिना एस का उपयोग वगैरह ये पूछे गए हैं, इसलिए ज्यादा याद रखिएगा इनको, है ना। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर का उपयोग जो है वो अधिकांशतया टायर उद्योगों में और वाहनों के टायर बनाने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जूते बनाने में भी होता है। तो बुना एस का उपयोग जो है दो जगह पर किया जाता है। मैक्सिमम टाइम पर तो इसका उपयोग जो टायर्स हैं, जो अपोलो कंपनी है या फिर अलग 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 बहुत सारी कंपनियां हैं, MRF वगैरह जो है, उनके अंदर जो है हम इसी
बुना एस का उपयोग करते हैं। और दूसरा, आजकल जो जूते होते हैं ना, उन जूतों का जो तलवा होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो भी बुना एस की सहायता से बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि रबर टाइप का आता है वो, है ना, तो वो इसी बुना एस की सहायता से बनाया जाता है। पॉलीआइसोब्यूटाडाइइन क्या है? पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन जो है उसमें क्या होता है कि आइसोब्यूटाइलिन, अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटाइलिन और नियोब्यूटाइलिन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको आइसो और नियो दोनों ग्रुप के बारे में बता रखा है। देखिएगा इधर एक बार, आइसो का मतलब होता है कार्बन से दो CH3 का जुड़ना, ठीक है। और नियो का मतलब होता है चारों तरफ जुड़ जाना, है ना। ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये ध्यान रखना कि नाम में जो आइसो वगैरह ये वर्ड आ रहे हैं, ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये IUPAC के नामकरण से लिखे गए हैं। और IUPAC का नामकरण आप सीख लीजिए, तभी आपका काम होगा, वरना भैया हालत खराब हो जाएगी आगे। तो देखिए अब बात करते हैं आइसोब्यूटाइलिन, क्या? आइसोब्यूटाइलिन। अब ये रहा आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मूला, याद कर लीजिए क्या है आइसोब्यूटाइलिन। तो आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मूला है आपका CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये है आइसोब्यूटाइलिन। क्या है ये? आइसोब्यूटाइलिन, CH डबल बॉन्ड C और फिर दो CH3 ठीक है। तो जब इसका बहुलीकरण होता है, तो इसके बहुलीकरण से क्या बन जाता है? इसके बहुलीकरण से बनता है पॉली आइसोब्यूटाइलिन। क्या बनता है? पॉली आइसोब्यूटाइलिन। और पॉली आइसोब्यूटाइलिन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो डबल बॉन्ड आता है ना इधर ये वाला, इस डबल बॉन्ड को आप हटा दीजिए, इस डबल बॉन्ड को यहां जोड़ दीजिए, बस ये ऐसे, ठीक है। और यहां से इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, आप ऐसे याद रखना। अभी देखिए मैं बना रहा हूं, अब इधर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बस। तो ये एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर ब्रैकेट बना दो, इधर ब्रैकेट बना दो और एन लगा दो, ये बन गया आपका पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। क्या बन गया? पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। क्लियर? तो ये भी एक सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर का उदाहरण है। कौन कौन? तो दोस्तों बीच में कोई टेक्निकल इशू की वजह से जो है एकदम से ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, टेंशन मत लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हमारा कौन सा? पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, जो कि आपके समझ में आ गया होगा, PIB, ठीक है। ये कैसे बनेगा ये बता दिया गया था। अब इस PIB, है ना, पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, या पंजाब नेशनल बैंक PNB की बात नहीं कर रहा हूँ, ना PIB की बात कर रहा ना PNB की। PIB जो है वो यहाँ पर है पॉली आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए इसका उपयोग क्या है। तो यह एकमात्र ऐसा बहुलक है, ये ध्यान रखो। अब देखो जब एक मात्र की बात आ जाती है ना, तो बहुत काम की चीज होती है, वो चीजें अक्सर पूछी जाती है जब एक मात्र आ जाता है। तो देखिए यह एकमात्र ऐसा बहुलक है जो लंबे समय तक हवा को पकड़े रह सकता है, यानी हवा के लिए अभेद्य, यानी कि गैस इम्प्रिमेबल है। इसलिए इनका उपयोग टायर और बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना, इनर लेयर्स निर्माण में होता है। और इसके अलावा इस बहुलक का उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ, जो एडेंसिव मैटर्स होते हैं, फेविकॉल्स है, फेविक्यूब्स है, उनके अंदर भी हम इसी पॉली आइसोब्यूटाइलिन का उपयोग करते हैं। तो पॉली आइसोब्यूटाइलिन के उपयोग को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके उपयोग को याद रखना कि यह एक तो लंबे समय तक जो है हवा को रोक सकता है अपने अंदर, इसीलिए जो ट्यूब्स वगैरह है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इनके इनर लेयर्स होती है, उसका निर्माण इसी पॉलीब्यूटाइल आइसोब्यूटाइलिन से किया जाता है। और साथ ही साथ जो एडेंसिव पदार्थ होते हैं, जो चिपकाने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। विशेष इसका उपयोग याद रखना कि सामान्य रबर जो होता है, जो पॉलीआइसोप्रीन है, जो कि बात कर चुके हैं अपन पॉलीआइसोप्रीन के बारे में, से बनाए गुब्बारों में
कुछ समय बाद हवा निकल जाती है क्योंकि वह हवा के लिए अवैध है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि गुब्बारा जो होता है वो देखा हुआ है आपने सभी ने अपने घर पर, और वो जो है आपके सामान्य रबर से बनाया जाता है। तो जैसे ही अपने घर पे वो 4-5 दिन पड़ा रहता है, धीरे 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 उसमें से हवा कम हो जाती है। ठीक है, वो आपने पढ़ रखा है। फिर देखिए आ जाता है पॉलीब्यूटाडाइइन। क्या आ जाता है? पॉलीब्यूटाडाइइन। ये है तीसरा उदाहरण संश्लेषित रबर का। तो पॉलीब्यूटाडाइइन क्या है? यह ब्यूटाडाइइन जो होते हैं, उन ब्यूटाडाइइन एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है, कौन सा बहुलीकरण? एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। तो ये रहा ब्यूटाडाइइन, और जब इस ब्यूटाडाइइन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है, तो पॉलीब्यूटाडाइइन बनता है। क्या बनता है? पॉलीब्यूटाडाइइन बनता है। और पॉलीब्यूटाडाइइन में क्या करोगे? जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ दोगे और सिंगल बॉन्ड बना करके एन लगाना है। ठीक है, इसका उपयोग, यह पहले प्रकार का संश्लेषित रबर है और काफी कुछ प्राकृतिक रबर के समान ही होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये तीनों, देखो अब आपसे पूछा जाए कि संश्लेषित रबर के उदाहरण बताइए, तो संश्लेषित रबर का उदाहरण कौन कौन सा दे सकते हैं आप? बुना एस यानी कि स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन, फिर पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, फिर आप कह सकते हैं पॉलीब्यूटाडाइइन। ये सभी संश्लेषित रबर के उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो जहां कहीं भी हम रबर का उपयोग कम तापमान में करना होता है, जहां कहीं भी हमें रबर का उपयोग तो करना है लेकिन टेम्परेचर को कम रखना है, कम तापमान पर रबर का उपयोग करना होता है, तब हम पॉलीब्यूटाडाइइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, वहां पर पॉलीब्यूटाडाइइन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा उपयोग जो है इसका गैस कोट तथा वाहनों के कुछ हिस्सों के निर्माण में भी हम पॉलीब्यूटाडाइइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा हमारे पास में आ जाता है संश्लेषित रबर, कौन सा? तो पॉलीक्लोरोप्रीन। कौन सा आ जाता है? पॉलीक्लोरोप्रीन, या जिसे अपन नियोप्रीन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीक्लोरोप्रीन या फिर नियोप्रीन जिसे कहा जाता है, वो रबर, ये चौथा टाइप है। इस संश्लेषित रबर का निर्माण हम क्लोरोप्रीन एकलक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा होता है। और ये रहा हमारा क्या? क्लोरोप्रीन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद रखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और जब इसका योगात्मक बहुलीकरण होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो बन जाता है क्या? पॉलीक्लोरोप्रीन, या जिसे अपन नियोप्रीन भी कहते हैं। ये सब नाम पहले भी आ चुके हैं, अब इनके फॉर्मूले उपयोग आ रहे हैं, जो आपको लगातार आगे याद करते चलना है। इनका उपयोग होता है, ठोस रबर होता है, इसलिए तेलों के प्रति यह उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता भी होती है इनके अंदर, यानी रेजिस्टेंस टू ऑयल। ये ऑयल के लिए एक प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का विरोध करना। तो इसका उपयोग हम गैस कोट, वाहनों के पट्टे, हौजों आदि को बनाने में करते हैं। इसके बाद पांचवा आ जाता है हमारे पास नाइट्राइल रबर। कौन सा आ जाता है? नाइट्राइल रबर की बात करते हैं। नाइट्राइल रबर को ही ब्यूना एस कहते हैं। तो ब्यूना एस कहो चाहे ब्यूना एन कहो, दोनों के दोनों संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। ब्यूना एस यानी कि क्या होता है? तो ब्यूना एस का मतलब है पॉलीस्टाइरिन ब्यूटाडाइइन, जिसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे नाइट्राइल रबर की, और नाइट्राइल रबर जो है उसी को हम ब्यूना एन कहते हैं। ठीक है, यह जो है संश्लेषित रबर 1,3 ब्यूटाडाइइन ही होगा एक तो इसमें, जैसा कि स्टाइरिन के साथ में 1,3 ब्यूटाडाइइन मिलाया जाता है, यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइइन के साथ में एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है उस एकलक के सह बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 1,3 ब्यूटाडाइइन, एक तो हम ले लेंगे ये, और एक ले लेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। और जो एक्रिलोनाइट्राइल है
वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, एक्रिलो नाइट्राइल, जिसे अपन कहते हैं प्रोपिनो नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपिनो नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर इन दोनों का योगात्मक जो आपका बहुलीकरण हो जाता है, सह बहुलीकरण, को पोलिमराइजेशन, और बन जाता है ब्यूना एन। ठीक है, जिसे अपन NBR कहते हैं। क्या कहते हैं? NBR कहते हैं, नाइट्राइल रबर कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। और इसका उपयोग कहाँ होगा? तो यह रबर ओजोन है, अपक्ष है, जो है वेदरिंग मतलब, तथा तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करता है। और इसका उपयोग, जो इसका घर्षण जो होता है वो भी कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, और यह लो प्रतिरोधक भी होता है। अतः इसका उपयोग ईंधन संग्रहित करने वाले टैंकों, ईंधन संग्रहित का मतलब वही आपका जो फ्यूल को कलेक्ट करने के लिए टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर हम इसी का नाइट्राइल रबर यानी ब्यूना एन का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि ऑयल सील है, गैसकेट है, और कभी कभी केवल आदि में भी उपयोग इसका कर लिया जाता है। नाम आपको तो याद रखना, ब्यूनाएन इसी का भाग है। संश्लेषित रबर के उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है ब्यूना एस पहला, फिर आप याद रखेंगे पॉली ब्यूटाइलिन, और फिर याद रखेंगे पॉली ब्यूटाडाइइन, फिर चौथा याद रखना है आपको क्या? पॉलीक्लोरोप्रीन, या फिर जिसे अपन कहते हैं नियोप्रीन। फिर याद रखना है नाइट्राइल रबर, या जिसे ब्यूनाएन कहते हैं। और लास्ट है आपका छठे नंबर पर आने वाला संश्लेषित रबर, वो है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन रबर। ये बहुत ही तगड़ा नाम है भाई, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन आपका कौन सा? स्टाइरिन रबर। तो याद रखना एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन, तो ABS रबर है। ये कौन सा रबर है? ABS रबर। और इसके अंदर कौन कितना होता है, बस ये याद रखना। तो एक्रिलोनाइट्राइल इसके अंदर 30% होता है, और 1,3 ब्यूटाडाइन 20% होता है, ये दोनों 50, और स्टाइरिन अकेला 50% होता है। और फिर ये तीनों मिल करके जो है हमारे क्या बना देते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर का निर्माण कर देते हैं। और ये रबर का निर्माण करते समय कौन सी अभिक्रिया करेंगे? तो सह बहुलीकरण, को पॉलीमराइजेशन का उपयोग करते हैं। तो ये याद रखना। 6 आपको जो है संश्लेषित रबर के उदाहरण बताए गए हैं मेरे द्वारा। कितने? टोटल 6 उदाहरण मैंने बताए हैं, और 6 के 6 उदाहरण आपको नाम समेत याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है इनमें से एक आधा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, एक आध क्वेश्चन इसमें से 100% आ सकता है रबर से रिलेटेड। क्योंकि बहुलक के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में कर सकें तो वो है रबर ही। बाकी के जो बहुलक है उनका उपयोग हम डेली लाइफ में जनरली नहीं करते हैं, इस वजह से उन पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा रबर। प्राकृतिक रबर भी हमने समझ लिया है, और संश्लेषित रबर, एक सेकेंड है ना, हाँ जी, तो हमने संश्लेषित रबर जो है यानी कि सिंथेटिक रबर जो है उसको भी समझ लिया है। क्लियर, तो इसलिए अब इस पर बेस्ड उदाहरण वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, आसानी से आप आंसर भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात करता हूं आगे इससे, तो अपने जो बहुलक है उन बहुलकों के अंदर कुछ ऐसे बहुलक है जिनका उपयोग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, औद्योगिक लेवल पर इनका महत्व है कुछ न कुछ, तो उनके बारे में अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो आ जाता है औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक, जिसके अंदर अपना एक तो पॉलीथीन है ही है, ठीक है, जो तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक, अब औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? अपने पॉलीथीन की, PVC की बाद में बात करेंगे। ये रहा, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC पाइप जो होता है ना, घर पे पानी के कनेक्शंस देने के लिए उपयोग में लिया जाता है, आजकल तो लाइट के कनेक्शंस देने में भी हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमें याद रखना है। तो पॉलीथीन के बारे में अपन बात करते हैं।
पॉलीथीन का जो एकलक होता है वो एथीन होता है। ये आपको बता दिया था मैंने पहले ही, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये तो पॉलीथीन तो अपन पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा। एकलक कौन है? एथीन इसका एकलक है। ठीक है, बहुलीकरण की विधि बात करेंगे कि इसका पॉलीमराइजेशन जो है वो कौन से मेथड से होता है, बहुलीकरण की क्या विधि इसमें उपयोग में आती है। तो देखिए, इस बहुलक का निर्माण जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1933 में किया गया। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें डिटेल में दे रखी है चीजें, इसलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कभी कभार ऐसा हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले पॉलीथीन का उपयोग इंग्लैंड के अंदर 1933 के अंदर इसका निर्माण किया गया, और यह एथीन का समबहुलक है। एथीन का क्या है? समबहुलक है, ये ध्यान रखना, समबहुलक है। पॉलीथीन जो है वो एथीन एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें कौन सी विधि होती है, सहबहुलीकरण या योगात्मक? तो योगात्मक बहुलीकरण विधि के द्वारा। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कम घनत्व वाले पॉलीथीन, कौन से? कम घनत्व वाले पॉलीथीन, और दूसरे होते हैं अधिक घनत्व वाले पॉलीथीन, यानी LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीथीन का निर्माण, देखिए सबसे पहले जो है कब आया ये, तो 1933 के अंदर। कि कहां पर आया, तो ये इंग्लैंड के अंदर आया, फिर वहां पर इसका जो है उपयोग किया गया। और यह एथीन का कैसा है, तो ये एक एथीन का समबहुलक है। क्या है? एथीन का समबहुलक है। ये रिवीजन के लिए लिख रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं निकाल रहा मैं। एथीन का क्या है? समबहुलक है। और इसमें विधि कौन सी यूज होती है, तो सहब, इसमें जो है हमारे विधि कौन सी यूज होती है, तो इसमें विधि यूज होती है कौन सी? योगात्मक। ठीक है, योगात्मक, सह नहीं, योगात्मक बहुलीकरण जो है वह विधि इसके अंदर यूज ली जाती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड का उपयोग किया जाता है, याद रखना इसको सीधे सीधे। फिर बात करते हैं, तो ये देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथीन, और उस एथीन की रिएक्शन होती है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ROOR के प्रेजेंस में, और बन जाता है पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो ये याद रखना कि जो हमारे पास में लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसके अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, तो वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है, उससे इसका निर्माण होता है। वहीं पर अगर बात की जाए हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, HDPE की, किसकी बात की जाए? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए हमें एक उत्प्रेरक की जरूरत होती है, और उत्प्रेरक क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले वाले जो टॉपिक है, पहली यूनिट है, उसके अंदर काफी डिटेल के अंदर समझाया गया है। और मैंने कहा था कि जब तक केमिस्ट्री चलती रहेगी वहां अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक आते रहेंगे, आपको नोट डाउन करते जाना है उसी नोट्स के साथ में। तो जब हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण करना होता है तब हम जिगलर, कौन सा? जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, उस जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के निर्माण में, याद रखना ये। अब इनका उपयोग देखिए, किसका? पॉलीथीन का। कम घनत्व पॉलीथीन जो है उसका उपयोग हम पैकिंग के लिए सबसे अधिक करते हैं। जो हमारे घर पे हम प्लास्टिक लेकर आते हैं ना, वो पूरा का पूरा पॉलीथीन थैली लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन रसायनों के प्रति अक्रिय होता है, ये जो है किसी भी प्रकार के केमिकल के साथ में रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं करता है, अक्रिय होता है। इसका उपयोग आकर्षित कंटेनरों या फिर बोतल बनाने में होता है। इनसे बने पाइपों का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है।
तो जो अपने खेतों में पानी देने के लिए अपन पाइपों का उपयोग करते हैं, जो आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लू कलर के भी आते हैं, व्हाइट कलर के भी आते हैं, तो वो जो पाइप आते हैं उन पाइपों के निर्माण में भी हम इसी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। अधिक घनत्व पॉलीथीन का उपयोग जो है वो खिलौने या फिर अन्य घरेलू सामान बनाने में हम करते हैं। तो जो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसका उपयोग हम घर पर खिलौने वगैरह जो होते हैं उनके निर्माण में करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये याद रखना। अब इनके गुणधर्म देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए इनकी। तो इनकी प्रॉपर्टीज है कि जो हमारा लो लेवल का या लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसका गलनांक कम होता है, 110 से 125 डिग्री सेल्सियस होता है, और कमरे के ताप पर यह किसी भी विलायक में विलय नहीं होता है। परंतु अधिक ताप पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी जब अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये लो डेंसिटी का पॉलीथीन भी क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन और जाइलिन इस प्रकार के कुछ विलयकों में विलय हो जाता है। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो किसके अंदर विलयशील है, तो आप कहेंगे सामान्य ताप पर यह विलय नहीं होता है, लेकिन अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं तो फिर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टाउलिन है, जाइलिन है, इनके साथ में ये विलय हो जाता है। उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है, 144 से 150, और लो डेंसिटी पॉलीथीन की तुलना में यह ज्यादा क्रिस्टलीय होता है, ये भी ध्यान रखना। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की जो तनन क्षमता है, कठोरता है और विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से अधिक ही होती है। तो लो लेवल का या लो डेंसिटी का जो पॉलीथीन है उससे ज्यादा ही तनन क्षमता होगी, उससे ज्यादा ही प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, उससे ज्यादा ही कठोरता होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये हार्डर होता है। किसके कंपैरिजन में? लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। ये चीज याद रखना। फिर दूसरा अपना जो बहुलक है वो है आ जाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है उसे हम पीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवीसी कहते हैं। तो पीवीसी जो है उसमें एकलक होता है वाइनिल क्लोराइड। कौन सा होता है? वाइनिल क्लोराइड। और वाइनिल क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपको पहले भी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl यानी कि क्लोराइड है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl ये होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर? याद रखना आप अच्छे से इसको। ये थे अपने औद्योगिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण बहुलक यानी पॉलीमर्स। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो अब बहुलीकरण की विधि और क्या क्या रह गया है मैं एक बार देख लेता हूं, अगर कम ज्यादा होगा तो फिर अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ओके, ऐसा करते हैं कि बहुलीकरण की विधि जो है बस इसको पूरा कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि पढ़ते पढ़ते जो है डर लगने लगता है, या फिर है ना बहुत ज्यादा ऐसे लगने लगता है पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। अरे डरिए मत, है ना, डरिए मत। चलिए एक अच्छी सी शायरी छोटी सी सुना देता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखे थे। मैं तो कोई शायरी वगैरह नहीं लिखता हूँ, बहुत ज्यादा ही जो है अपने पास में अलग अलग प्रकार के कार्य रहते हैं, इसलिए कि हमसे ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी, हमसे ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम हैं, हम वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं, हम वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। तो भाई साहब अगर आप साइंस के साथ में नाता रखोगे, साइंस के साथ में आप जो है ताल्लुक रखोगे, तो आपके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वही एक बीमारी है, ये वही एक सब्जेक्ट है जो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ सकती, या इसे जो है आप इतने ज्यादा डीप में अगर पढ़ने चले जाओ तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ तक पढ़ते जाना है। ऐसी सब्जेक्ट है, इसलिए आप हमने ये कहा है कि आप हमसे जो है ताल्लुक रखोगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी,
हम वो हकीम हैं जो हम वो हकीम हैं जो क्या करते हैं, लफ्जों से इलाज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बहुलीकरण की विधि के बारे में, यानी कि मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण जो होगा, बहुलकों का जो निर्माण होगा, उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या फिर पीवीसी जो है वाइनिल क्लोराइड एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्रिया विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। यह वाइनिल क्लोराइड का समबहुलक है। तो ये भी ध्यान रखना, जिस प्रकार से पॉलीथीन एक एथीन का समबहुलक है, वैसे ही वाइनिल क्लोराइड का ही समबहुलक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह बहुलीकरण पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, और यह जो योगात्मक बहुलीकरण है, यह पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ये ध्यान रखना, किसके लिए लिखवा रहा हूं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के लिए। पीवीसी के बहुलीकरण की विधि क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये रहा आपका वाइनिल क्लोराइड, पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई और ये बन गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन आप यहां से देख के लिख लेना। अब इसके गुणधर्मों की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो सीधे सीधे याद रखनी है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो देखिए, पीवीसी एक चमकीला, कठोर और दृढ़ बहुलक होता है, याद रख लेना। यह जो है विनाइल क्लोराइड अल्कोहल, पानी, कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है, और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इस पर अम्ल तथा सारों का भी प्रभाव नहीं होता है। तो 20 डिग्री के टेम्परेचर तक तो इसके ऊपर अम्ल सार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना। लेकिन यह कीटोन तथा कार्बन डाई सल्फाइड को जो है मिलाकर बने विलायक में विलय होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सामान्य विज्ञान में पूछा जा सकता है कि पीवीसी जो है आपके घर पर, उस पीवीसी पाइप को अगर आप जो है विलयशील करना चाहते हैं, उसको घोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और कीटोन, इन दोनों का घोल बना करके उसके अंदर पीवीसी डालिए, पीवीसी विलयशील होगा, घुल जाएगा। इसका उपयोग देखिए, तो पीवीसी एक सस्ता और सबसे अधिक उपयोग में आने वाला प्लास्टिक है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग हम करते हैं पाइप के रूप में, दरवाजों के रूप में, केबल के रूप में, छड़ बनाने में, चद्दरें आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे कि क्लोरोबेंजीन में विलय करने पर इसका क्लोरीनीकरण होता है, और इसे क्लोरीनीकृत पीवीसी कहते हैं। और क्लोरीनीकृत पीवीसी जो होता है, उसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थों में, लेपन तथा रेशों में होता है। तो जैसे आपने देखा था कि रबर का वल्कनीकरण हो रहा था, उसी प्रकार से हम जो है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है क्या कर सकते हैं, क्लोरीनीकृत कर सकते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करवाकर क्लोरीनीकृत कर देते हैं। और जब यह क्लोरीनीकृत हो जाता है, तो फिर क्लोरीनीकृत पीवीसी का उपयोग हम चिपकाने वाले पदार्थों का जो उपयोग करते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी एडहेंसिव पदार्थ बनाने में, फेविकॉल है, चुंब की टेप है वगैरह, ये बनाने में। ठीक, और आगे उपयोग है एस्टर में इसे प्लास्टिसाइजर के रूप में मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है, और इसका उपयोग फिर वाइनिल चमड़े के रूप में किया जाता है, और इस वाइनिल चमड़े का उपयोग बरसाती कोट, फर्श की पॉलिश, हैंडबैग, पर्दे के कपड़े आदि में किया जाता है। तो बरसाती कोट वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही उपयोग करते हैं, लेकिन एस्टर से इसका फिर क्या कर दिया जाता है, प्लास्टिसाइजर किया जाता है, और उस प्लास्टिसाइजर का उपयोग होता है। इसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद पीवीसी का विघटन होने लगता है और HCl निकलती है। इससे बचने के लिए उपयुक्त स्थायी कारक रसायन का उपयोग किया जाता है। तो जब 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो पीवीसी विघटित होने लगता है, यानी कि विकृत होने लगता है, गलने लग जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब यह डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, तो इसके लिए उसके अंदर
कुछ स्थायी कारक स्टेबलाइजर जो होते हैं उनको मिलाया जाता है ताकि उनका विघटन डिकम्पोजिशन नहीं हो। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि यह बहुलीकरण जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से इसकी जो है पूरी की पूरी साइंस जो है बहुलकों के पीछे की पॉलीमराइजेशन के उपयोगों को लेकर के, इनके कैसे निर्माण होगा, क्या बहुलीकरण की विधि होगी, ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस में मजा आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। बस यही कहना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। धन्यवाद।